अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हिटलर ब्रेन वॉश्ड पीपल। साल था 1918। महायुद्ध जो क्रूरता और तबाही का एक अभूतपूर्व संघर्ष था, आखिरकार खत्म हो गया था। जर्मनी जो कभी एक गौरवशाली और शक्तिशाली साम्राज्य था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। पेरिस के बाहर वर्साय के महल में हस्ताक्षर किए गए वर्साय की संधि ने पराजित राष्ट्र पर कठोर शर्तें थोप दी। जर्मनी को युद्ध की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया गया और उस पर भारी भरकम हर्जाना थोप दिया गया। जर्मन लोग जो पहले से ही वर्षों से संघर्ष और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अब अपमान और आक्रोश की गहरी भावना से भर गए थे। युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया था। लाखों लोग बेरोजगार थे और भयानक महंगाई ने जर्मन मुद्रा को लगभग बेकार कर दिया था। जो लोग कभी आराम से मध्यम वर्ग के थे, वे अब खुद को मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए पा रहे थे। सड़कें भिखारियों, युद्ध के दिग्गजों और निराश युवाओं से भर गई थीं। निराशा और अनिश्चितता के इस माहौल में चरमपंथी विचारधाराओं ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया। जर्मनी का नवजात लोकतंत्र वीमर गणराज्य संकट के इस पैमाने से निपटने के लिए तैयार नहीं था। राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही थी और वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ओर के चरमपंथी समूह सड़कों पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। सरकार कमजोर और विभाजित जर्मन लोगों की स्थिरता और नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ लग रही थी, जिसकी उन्हें लालसा थी। यह आक्रोश, अस्थिरता और भय की इसी खौलती कढ़ाई में था कि एडोल्फ हिटलर नामक एक करिश्माई और क्रूर नेता को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन मिली। एडोल्फ हिटलर जन्म से एक ऑस्ट्रियाई था, एक असफल कलाकार जो अपनी जवानी में म्यूनिख चला गया था। वह एक महत्वाकांक्षी चित्रकार था, लेकिन उसकी कलात्मक आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकीं। महायुद्ध, जिसमें उसने एक डिस्पैच रनर के रूप में काम किया था, का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान उसने साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए कई पदक भी जीते। खाइयों में मौत और विनाश के बीच हिटलर को उद्देश्य और अपनेपन की भावना का पता चला, जो उसे नागरिक जीवन में नहीं मिली थी। युद्ध ने उसे एक नई पहचान दी, एक ऐसा उद्देश्य जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जर्मनी की हार, जिसके लिए उसने वीमर गणराज्य की कमजोरी और यहूदियों और कम्युनिस्टों के विश्वासघात को जिम्मेदार ठहराया, ने उसे गुस्से और आक्रोश से भर दिया। वर्साय की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया और उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटी दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया। यह पार्टी बाद में नाजी पार्टी के रूप में जानी गई। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से उठ गया। उसके करिश्मे और उग्र भाषण कौशल ने एक बढ़ते हुए अनुयायियों को आकर्षित किया। उसकी वक्तृत्व कला ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें एकजुट किया। हिटलर के पास गुस्से और आक्रोश का फायदा उठाने की एक अलौकिक क्षमता थी, जो जर्मन समाज की सतह के नीचे उबल रहा था। उसने लोगों की भावनाओं को भड़काने में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने जटिल समस्याओं के सरल उपाय पेश किए, जर्मनी के संकटों के लिए बलि के बकरे। यहूदियों, कम्युनिस्टों, वीमर गणराज्य के उदार राजनेताओं को दोषी ठहराया। यह एक रणनीति थी जो लोगों के गुस्से को एक दिशा में मोड़ने के लिए बनाई गई थी। हिटलर का संदेश उन लोगों को पसंद आया जो युद्ध के परिणाम से खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे, जो जर्मन महानता की वापसी के लिए तरस रहे थे। वे एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें गर्व और सम्मान वापस दिला सके। उनके भाषण राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी भावना और जर्मन लोगों के लिए एक शानदार भविष्य के वादों का एक शक्तिशाली मिश्रण थे। उन्होंने एक ऐसे भविष्य का वादा किया जो अतीत की गलतियों से मुक्त हो। उन्होंने जर्मन गौरव को बहाल करने, वर्साय की संधि को फाड़ने, एक शक्तिशाली और नस्लीय रूप से शुद्ध जर्मन रीच बनाने की बात कही जो यूरोप पर हावी होगा। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने कई लोगों को आकर्षित किया। हिटलर का संदेश विशेष रूप से युवा लोगों के लिए आकर्षक था,
जिनमें से कई हार और आर्थिक कठिनाई के साये में पले बढ़े थे। वे एक नए और बेहतर भविष्य की उम्मीद में थे। वे उसकी ऊर्जा, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के उसके वादों और एक नए जर्मनी के उसके दृष्टिकोण के प्रति आकर्षित थे, जो अतीत के कथित बंधनों से मुक्त था। यह एक ऐसा सपना था जो उन्हें प्रेरित करता था। जैसे जैसे हिटलर की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे नाजी पार्टी का आकार और प्रभाव भी बढ़ता गया। पार्टी ने तेजी से राजनीतिक ताकत हासिल की। जो कभी एक मामूली समूह था, वह तेजी से जर्मन राजनीति में एक ताकत बनता जा रहा था, जिसके साथ गणना की जानी थी। नाजी पार्टी अब एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी। हिटलर के सत्ता में उदय को उनके उल्लेखनीय करिश्मे और प्रचार की कला में उनकी महारत को स्वीकार किए बिना नहीं समझा जा सकता है। उनके व्यक्तित्व और भाषणों ने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। वह तमाशे की ताकत को समझता था, जिस तरह से सावधानी पूर्वक नियोजित घटनाओं का उपयोग जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इन घटनाओं का उद्देश्य लोगों के दिलों और दिमागों को जीतना था। नाजी रैलियों को विस्मय, उत्साह और प्रशंसा की भावनाओं को जगाने के लिए डिजाइन किए गए सावधानीपूर्वक मंचित कार्यक्रम थे। ये रैलियां लोगों को एकजुट करने और एक साझा उद्देश्य की भावना पैदा करने के लिए बनाई गई थी। ये रैलियां राजनीतिक समारोहों से ज्यादा धार्मिक पुनरुत्थान की तरह थीं। उनमें एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी जो लोगों को गहराई से प्रभावित करती थी। विशाल खुले स्थानों में अक्सर सैकड़ों हजारों की संख्या में भारी भीड़ जमा होती थी। उनकी निगाहें उनके सामने दिख रहे तमाशे पर टिकी होती थीं। यह दृश्य अपने आप में एक शक्तिशाली अनुभव था। हवा में स्वस्तिक के झंडे लहराते थे, मार्शल संगीत खून खौलाता था और हवा प्रत्याशा से भर जाती थी। यह माहौल लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ता था। फिर जैसे ही भीड़ अपनी स्वीकृति में गर्जना करती थी, हिटलर प्रकट होता था। अक्सर धुएं के बादल से निकलता था। उसका हाथ नाजी सलामी में उठा हुआ था। यह नाटकीय प्रवेश लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। हिटलर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वक्ता था। उसकी आवाज सावधानीपूर्वक पूर्वाभ्यास की गई भावना के साथ ऊपर नीचे होती थी। उसकी आवाज में एक प्रकार की शक्ति थी जो लोगों को गहराई से प्रभावित करती थी। शारीरिक भाषा के लिए उनके पास एक अभिनेता की प्रवृत्ति थी, जो अपने विचारों पर जोर देने और अपने दर्शकों से एक आंत स्तर पर जुड़ने के लिए हाव भाव और चेहरे के भावों का उपयोग करते थे। यह उनके भाषणों को और भी प्रभावशाली बनाता था। उन्होंने उनके डर और पूर्वाग्रहों, उनकी आशाओं और सपनों पर खेला, खुद को उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया जो उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। यह भावनात्मक अपील लोगों के दिलों में गहरी बैठ जाती थी। हिटलर के भाषण अक्सर नीतिगत विवरणों पर हल्के और भावनात्मक अपीलों पर भारी होते थे। यह रणनीति उन्हें लोगों के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करती थी। वह सरल, दोहराव वाली भाषा में बोलता था, जिसे समझना आसान था और याद रखना और भी आसान था। यह भाषा लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती थी। उन्होंने कुछ वाक्यांशों और नारों को बार बार दोहराया, उन्हें दोहराव के बल पर अपने श्रोताओं के मन में बिठा दिया। यह दोहराव लोगों के दिमाग में गहराई से बैठ जाता था। वह समझता था कि जन अनुनय के दायरे में भावना तर्क पर हावी होती है और भीड़ की मूल प्रवृत्ति को अपील करके वह उस स्तर का नियंत्रण प्राप्त कर सकता था जो अकेले तर्क संगत तर्क के माध्यम से असंभव होता। यह भावनात्मक नियंत्रण उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हिटलर की सफलता के केंद्र में प्रचार की शक्ति की उनकी समझ थी। उन्होंने प्रचार को एक हथियार के रूप में देखा जो युद्ध के मैदान पर जीतने से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने माना कि सूचना को नियंत्रित करना उतना ही महत्वपूर्ण था, यदि अधिक नहीं, जितना कि सेनाओं को नियंत्रित करना। यह विचार उनके शासन की नींव बन गया। इसके लिए उन्होंने जोसेफ गोएबल्स की सेवाएं लीं, जो एक शानदार लेकिन बेहद सनकी प्रचारक थे, जो 1933 में सार्वजनिक ज्ञान और प्रचार मंत्री बने। गोएबल्स की भूमिका केवल प्रचार तक सीमित नहीं थी, वह हिटलर के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक थे।
गोएबल्स का काम जर्मनी में सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना और उसे आकार देना था। यह सुनिश्चित करना कि जर्मन लोगों को केवल उन्हीं विचारों और आख्यानों से अवगत कराया जाए जो नाजी शासन का समर्थन करते हों। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखा, जहां हर विवरण का ध्यान रखा जाता था। वह समझता था कि सबसे प्रभावी प्रचार जरूरी नहीं कि एक मुश्त झूठ के बारे में हो, बल्कि सच्चाई में हेर फेर करने के बारे में हो, जानकारी को इस तरह से पेश करने के बारे में हो जो नाजी पार्टी के हितों की पूर्ति करे। यह एक सूक्ष्म कला थी जिसमें सच्चाई और झूठ का मिश्रण होता था। गोएबल्स ने मीडिया के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया। समाचार पत्र, रेडियो, फिल्म, थिएटर, यहां तक कि कला और साहित्य को नाजी राज्य के नियंत्रण में लाया गया। यह एक व्यापक और व्यवस्थित प्रयास था। समाचार पत्र शासन की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली कहानियों से भरे हुए थे, जबकि रेडियो प्रसारण पूरे देश में घरों और कार्यस्थलों में नाजी प्रचार का प्रसारण करते थे। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जो कभी नहीं रुकती थी। फिल्मों का उपयोग नाजी पार्टी का महिमा मंडन करने और उसके दुश्मनों को बदनाम करने के लिए किया जाता था, जबकि कलाकारों और लेखकों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जो नाजी राज्य के आदर्शों का जश्न मनाते थे। यह एक सांस्कृतिक युद्ध था जो हर मोर्चे पर लड़ा जा रहा था। गोएबल्स समझता था कि दोहराव प्रभावी प्रचार की कुंजी है। उन्होंने इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में देखा जो लोगों के दिमाग में गहराई से बैठ जाता था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वही संदेश, जर्मनी की महानता, यहूदियों की बुराइयों, नाजी पार्टी की ताकत के बारे में मीडिया के सभी रूपों में अंतहीन रूप से दोहराए जाएं। यह एक रणनीतिक योजना थी जो हर स्तर पर लागू की गई थी। प्रचार के इस निरंतर हमले का एक संचयी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे लोगों के सोचने के तरीके और उनके आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को आकार दिया। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी जो समय के साथ गहरी होती गई। इसने भय और संदेह का माहौल बनाया, जिसमें असंतोष खतरनाक था और अनुरूपता ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प था। यह एक ऐसा वातावरण था जहां स्वतंत्र विचारों का कोई स्थान नहीं था।